नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, चिंता से और बहुत गंभीरता पूर्वक जांच पड़ताल, चिंतन, मनन करने की जरूरत है। यह मुद्दा ऐसा है जिसमें पक्ष, विपक्ष, निष्पक्ष सब लोग इस मुद्दे के साथ हैं और इस मुद्दे को कोई छेड़ना, छोड़ना, छूना चाहता ही नहीं है। यह है बैंक एनपीए। जो बैंक करप्ट लोग होते हैं, जो हमारे बैंक के लुटेरे हैं, उन लोगों के साथ भारत के सत्ताधारी पार्टी से लेकर के विपक्षी पार्टी, जो आज सत्ता में है वो भी मदद करती है, जो कल सत्ता में थी वो भी मदद कर रही थी, और जो कल सत्ता में आएगी वो भी मदद करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। भारत में बैंकिंग व्यवसाय को दिन दुना रात 10 गुना दबाने, लूटने और उसका दोहन करने का जो सिलसिला 1952 से शुरू हुआ है वो अनवरत जारी है। नरेंद्र मोदी सरकार जब आई थी तो कहा था कि काले धन को लाएंगे तो 15-15 लाख रुपया प्रत्येक आदमी के खाते में चला जाएगा। या उन्होंने कहा था कि ऐसा अनुमान है, ये नहीं कहा था कि 15 लाख आएगा। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, उन्होंने कहा था कि विदेशों में भारत का इतना काला धन है कि अगर वो सारा भारत में आ जाए तो आप ये समझो कि भारत में जितने नागरिक है सबके खाते में 15-15 लाख रुपया हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के 9 साल के मेहरबानी से अब वो 15 लाख बढ़ करके 25 लाख हो गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई अंकुश लगी नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी खुले दिल से बैंकों का दोहन करने वालों का साथ दिया। उस पर कोई उचित कार्रवाई, दबाव या कोई ऐसा प्रभाव नहीं जमा सके जिससे बैंक एनपीए में कोई रत्ती भर, कोई एक आना एक पाई भी कमी आई हो। ताजा उदाहरण है सनी देओल का। सनी देओल का जो बैंक लोन है वो 2014 में है। तब वो भाजपा के सांसद नहीं थे, सिनेमा के कलाकार थे। यह बात स्पष्ट हो, भारत के विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा सांसद है इसीलिए बैंक लोन लिया। नहीं, जब उन्होंने भारत के राष्ट्रीय बैंक से लोन लिया उस वक्त साल था 2016, और सनी देओल ने इस टर्म में, नरेंद्र मोदी के दूसरे टेन्योर में संसद सदस्य हैं, पिछले टेन्योर में नहीं थे। ये कलाकार लोग हैं, ये 1-2 बार सांसद होते हैं, 2-3 बार तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो काट के हांडी एक ही बार जलती चढ़ती है। दूसरी बार तो वो पार्टी भी नहीं देते, क्योंकि वहां जुतिया लेकर लोग घूम रहे होते हैं। सनी देओल का जो संसद में परफॉर्मेंस है, अब तक के संसदीय इतिहास पे उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा है, किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है, यहाँ तक कि संसद में उपस्थिति भी उनकी ना के बराबर ही है। तो वो, मैं संसद तो वो है ही नहीं, वो तो पार्टी एक सीट सुरक्षित करने, देश भर में पार्टी का प्रचार करने और भीड़ जुटाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट देती है और ऐसे लोगों को राजनीति में बुलाती है। तो मैं उसके राजनीति पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। यह बात मैंने इसलिए कहा कि लोगों को लग रहा हो कि भाजपा सांसद ने लोन लिया था, वो अब बात सही नहीं है। भाजपा सांसद ने लोन नहीं लिया था, भारतीय सिने अभिनेता ने लोन लिया था, जैसा कि और सारे सिने कलाकार लेते हैं, प्रोड्यूसर लेते हैं, डायरेक्टर लेते हैं, कई तरह के लेते हैं। ताजा उदाहरण है नितिन देसाई, जो कि एक बहुत बड़ा आर्ट डायरेक्टर था। उसने अपने स्टूडियो बनाने के लिए लोन लिया था। कोरोना के वजह से काम धाम में मंदी आ गई थी, और वो कुछ जो नेपोटिज्म है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, जिसको मैं मुंबई गटर फिल्म, मतलब बॉलीवुड गटर कहता हूँ, मुंबई गटरवुड कहता हूँ। तो गटरवुड के नेपोटिज्म में कुछ लोगों ने उससे किनारा कर लिया और उसको सबक सिखाने के लिए उससे हाथ खींच लिया। बेचारे के पास काम नहीं आया, रुपया का स्रोत नहीं आ पाया, वो इतना मजबूर हुआ कि उसे जान दे के अपनी वो चुकानी पड़ी। खैर, आज बात उसके जान देने और नेपोटिज्म पर नहीं है। आज बात है कि आखिर हमारे देश में लोग बैंक लूटने को राजनीतिक मुद्दा कब बनाएंगे और क्यों नहीं बनाते हैं। देश भर में आप देख रहे होंगे कि लोग जातीय जनगणना पे बात करते हैं, हमारी जाति को इस जाति में डाल दो, हमारे जाति को वो आरक्षण दे दो, हमारे धर्म को उस क्षेत्र में डाल दो, वगैरह वगैरह जो अननेसेसरी चीजें हैं,
जिसकी बात का कोई उस आदमी से मतलब नहीं होता है जिस आदमी के लिए वो मांग की जा रही है। लेकिन अगर बैंक एनपीए पर बात की जाए तो ये प्रत्येक भारतवासी के फायदे का बात होगा, किसी भी जात धर्म संघ का। आदरणीय प्रेम नंदी जी को सादर प्रणाम। क्योंकि बैंक में खाता अब नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से हर आदमी के पास हो गया है। अगर किसी के पास बड़ा खाता नहीं है, सेविंग अकाउंट नहीं है, तो जनधन खाता तो जरूर है। और बैंक एनपीए का असर जनधन खाते पर भी पड़ता है। कहा जा रहा था कि जनधन खाते में जो पैसा इकट्ठा हुआ था नरेंद्र मोदी के इशारे पर अडानी को दे दिया गया था, जिससे वो दक्षिण अफ्रीका में कोयले का खदान खरीदा। यह बात सही है कि कोयले का खदान खरीदने के लिए बैंक ने उसको लोन दिया था और वो जनधन खाते से इकट्ठा हुए पैसे से ही दिया था। लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो बदले में लोगों को इंटरेस्ट पर पैसा चलाते हैं और बीच की मार्जिन मनी से ही वो व्यवसाय करती है। लेकिन इसका गलत प्रचार किया गया। मैं आज उस प्रचार पर नहीं आ रहा हूं। मैं आज की चर्चा ये कह रहा हूं कि बैंक एनपीए इस देश में राष्ट्रीय अपराध कब घोषित होगा। हम दुनिया का उदाहरण ले तो अमेरिका में 0% बैंक एनपीए है, रशिया में 0.1% बैंक एनपीए, ऑस्ट्रेलिया में 1% बैंक एनपीए है, रूस, फ्रांस, जापान इन सब जगहों पर माइनस में है बैंक एनपीए। और हमारे यहाँ 20 से 22% बैंक एनपीए है। 20-22% को छोड़ दीजिए, 1% भी अगर बैंक एनपीए है तो उसके पास इतना रुपया है कि वो 100% बैंक के आले से ज्यादा पैसा ले रखा है। एक एक आदमी 20-20, 50-50, 60-60 हजार करोड़ रुपए लेकर के डुबा दिया है पैसा। और वो लोग पैसा डुबाए हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। होता क्या है कि जैसे एक कानून में, जैसे नरेंद्र मोदी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनको बैंक एनपीए पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया था। तो उसका तोड़ लोगों ने निकाले कि ठीक है हमारी ए कंपनी डूब गई, हम बी कंपनी चालू कर रहे हैं, तो ए कंपनी का लोन बंद कर दिया जाए। सबसे बुरी स्थिति आई वन टाइम सेटलमेंट का। जो ओटीएस सिस्टम आया कांग्रेस के जमाने में, वो अब बैंक का भाटा बैठाने के लिए सबसे ज्यादा घातक हथियार हुआ। अब आप उसका उदाहरण बता देता हूं, एक ओटीएस सिस्टम का। मैं किसी उद्योगपति का नाम लूंगा या किसी नेता का नाम लूंगा तो उनकी राजनीति पार्टी जोड़ी जाने लगेगी। फिर मेरा ये जो वक्तव्य है वो राजनीति बन जाएगा। यह मैं वक्तव्य को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता और इसको राजनीतिक बयानबाजी लगाना नहीं चाहता और राजनीतिक दलों का मुद्दा बनाना नहीं चाहता। मेरा तो यह मानना है कि बैंक एनपीए और बैंक लुटेरों का साथ सभी पार्टियां देती हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। इसीलिए मैं बैंक लूटने वाला का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो आज पता चलेगा कि वो किस राजनीतिक दल के साथ है, तो आप इसको राजनीति की तरफ ले जाएंगे। एक देश का बहुत बड़ा उद्योगपति घराना है, उसने 6000 करोड़ बैंक से लोन लिया। ओटीएस सिस्टम, वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम के तहत उसने उस प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेज रखा था, जो गिरवी रखा था, उसको 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। मतलब आप एक बात समझ लीजिए कि 600 करोड़ को 1 करोड़ रुपया में सेटलमेंट किया गया। और वो जो 1 करोड़ की वो कंपनी थी जिसको 1 करोड़ नीलाम किया गया, वो उसके खुद ही के रिश्तेदार ने उस कंपनी को खरीद लिया। मतलब एक घर के लिए आपने 10 लाख रुपया लोन लिया है, वन टाइम सेटलमेंट में आप उसको 10,000 रुपया में सेटल कर दिए और 10,000 रुपए में वो नीलामी में आपका भाई ने ले लिया। मतलब आपके पास पैसा भी आ गया, आपके पास संपत्ति भी आ गई और नुकसान बैंक का हुआ। जब यह बहुत बवाल और सवाल लगने लगा, कितने लोग आरटीआई में पूछने लगे कि किस बैंक का कितना एनपीए है, पार्लियामेंट में जब प्रश्न पूछा जाने लगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ही बार में 10,000 करोड़, एक बार में 25,600 करोड़ को उन्होंने वे ऑफ कर दिया, मतलब खाते से हटा दिया। मतलब वो गिनती में ही नहीं रहा कि अब वो एनपीए में है। उससे क्या हुआ कि जो इस साल वाला बैंक का मुनाफा है उसमें इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो कर्जा वसूलने की बात थी जिससे वो माइनस हो रहा था वो हट गया। तो अब जैसे मान लीजिए कि मेरा किसी से 1 लाख रुपया कर्जा लेना हो और मुझे किसी को 1 लाख रुपया कर्जा देना हो, तो जब अगले बार मैं 1,10,000 रुपया कमाई करूंगा तो मेरा 10,000 कमाई माना जाएगा। 1 लाख रुपया तो मुझे कर्जा वापस ही कर रहा है। लेकिन अगर लाख रुपया जिसको लेना है वो मेरे को छोड़ दे तो मेरा कमाई 1,10,000 हो गया। तो इसी वजह से बैंक के सारे बैंक के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आके करेंगे फलाना वाला इस साल से इस साल मुनाफा किया, इस साल से इस साल मुनाफा किया, वो असल में मुनाफा नहीं है। मुनाफा इसलिए दिखाया जा रहा है कि पिछले से पिछले बार 10,000 करोड़ वे ऑफ कर दिया गया, मतलब वो खाते से हटा दिया गया। उसकी चर्चा नहीं, वो बैंक के माइनस में रहा ही नहीं, एनपीए में नहीं, उसको एनपीए भी नहीं माना गया।
तो उससे क्या होगा कि जब आज के तारीख में पूछा जा रहा है कि एनपीए कितना है, तो 10,000 करोड़ 25,600 करोड़, मतलब 35,000 करोड़ तो लिस्ट में ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जब पूछा जाएगा तो बैंक एनपीए कम दिखेगा। तो बैंक एनपीए कम दिखेगा होगा कि भाई अब की बार पिछले वाले से बैंक एनपीए मेरा कम हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि बैंक एनपीए कम नहीं हुआ है, वही है, बल्कि हम उसको एनपीए मान ही नहीं रहे, हम उसको बैंक लोन लेने के लिस्ट में नहीं मान रहे हैं। हमारा मानना है कि अब बैंक के पास वो लोन है ही नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बैंक लोन की जो स्थिति है वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ अलग और आपके साथ अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपया घर लोन लेने के लिए लिया है और आपकी 2 किस्तें फेल हो गई, तो सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। आप किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप डिफॉल्टर मान लिए गए। आपका एक चेक बाउंस हो गया था, गलती से सिग्नेचर गलत हो गया था, या कोई ओवर राइटिंग हो गई थी, या कोई और कारण था, एक चेक बाउंस हुआ, आप बैंक डिफॉल्टर हो जाएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण कि बैंक वसूली वाला सुबह शाम आपके माँ बहन की गाली बढ़िया से देगा। 4 दिन के बाद वो आपके दरवाजे पे आके गाली देगा। 5 दिन के बाद आपकी ऑफिस में आके गाली देगा। 5-7 दिन के बाद जब आप सड़क से निकलेंगे तो 2 आदमी आपको बगल से गालियां देता हुआ आपके ऑफिस तक जाएगा, आपके गंतव्य तक जाएगा। आपके रिश्तेदारों तक को फोन करके कहेगा कि वो फलाना आदमी बड़ा बदमाश है, एक बैंक का पैसा लेके भाग गया है। 2 आदमी का मेरे पास फोन आया, मैं ये उदाहरण हूं। क्या हुआ कि एक आदमी के फोन लिस्ट में मेरे नाम के आगे मामा लिखा हुआ था, तो उसको लगा कि मैं उस आदमी का मामा हूं, जबकि उससे मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, दूर दूर बहुत। पता ना वो मेरे नाम के आगे मामा क्यों लिखा, मैं आज तक चिंतित हूं। उसके पूरे गांव में मेरे गांव के भी किसी लड़के की शादी नहीं हुई है कि होगी कि भाई फलाना की बेटी की वजह से मामा हो जाता है आदमी, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे को फोन आया कि आप राकेश सिंह परमार बोले? बोले जी। उसने एक नाम रखा, मैं आप इनको जानते हैं? ये कौन है जी? उनके मोबाइल में तो आपका नाम राकेश मामा करके लिखा हुआ है। मैं बोला जी वैसे तो मैं 50 लोगों का मामा लगता हूँ, कई लोग मेरे को मामा चाचा भैया दादा कहते हैं, लेकिन मेरा अपना 4 ही भांजे हैं, 2 बहनों का, तो उन्हीं की जिम्मेदारी। और ये जो नाम बता रही है वो नाम नहीं है। तो ये वाला नाम है? बोला हाँ ये वाला नाम है। तो इन्होंने मेरे बैंक से 1.5 लाख रुपया लोन लिया था बाइक खरीदने के लिए। मैं बोला वो बाइक चलाने लायक हो गया क्या? क्यों? मैं बोला उसका उम्र तो अभी 1.25 साल है, अभी तो वो टॉय साइकिल भी नहीं चला सकता। नहीं, वो तो 23-24 साल का लड़का है। मैं बोला फिर वो लड़का नहीं है। देखिए आपका नाम उसके मोबाइल के लिस्ट में पाया गया है, आप मेरा मदद कराइए। तो मैं बोला आपके पास गूगल यूज करती हैं? बोला जी हाँ गूगल करते हैं। मैं बोला गूगल पर राकेश सिंह परमार डालना। क्यों, इससे क्या होगा? मैं बोला डालो पहले दूसरे मोबाइल पे। तो उसने डाला। मैं बोला डिटेल आया मेरे विषय में? जी आया। मैं अब तुमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जी सर मैं माफी चाहूंगा, मैंने तो ये कहा कि अगर कुछ मदद कर सके। मैं बोला ये भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी अलाउ नहीं किया हुआ है। तो वो तो गूगल पर मेरा प्रोफाइल देखेगा, भाई टीवी बोलते रहते हैं, मेरे लिए बोल देंगे तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन कितने लोग टीवी पे बोलते हैं, कितने लोग वकील हैं जिनको यह कानून की जानकारी है। और अगर वो मेरा अपना भांजा होता, जैसे एक मेरा भांजा नीचे कुंवर कमलेश सुन रहा है, ये मेरा अपना सगा भांजा है, तो अगर कोई दूसरा मेरा भांजा होता तो मैं तो बदनामी होती ना। मैं कहता नहीं यार तू के साथ में बैंक से पैसा लेके भाग गया, मेरे बदनामी करा रहा है। लेकिन यह बात अडानी अंबानी टाटा बिरला सनी देओल पर लागू नहीं होता है। उसको बैंक वाले कुछ भी नहीं कहते, उनके रिश्तेदारों तक की भी बात कहीं कहीं जाती है। उनका बैंक लोन आपस में बात की जाती है और आपस में माफ कर दिया जाता है, जैसे आज सनी देओल के साथ हुआ। सनी देओल के साथ हुआ कि बैंक ने ये ऑक्शन जारी कर दिया था, कल ऑक्शन होने वाला था और नीलामी में 51 करोड़ रुपए मिनिमम रखी गई थी कि भाई इसके ऊपर से बोली लगेगा। और आज बैंक ने नोटिस जारी किया कि जी हमको सही रकम की जानकारी नहीं है, तकनीकी आधार पर हम इसको वापस करते हैं। अब आप उस बैंक वाला, अब देखिए इसी में कहाँ गलती है, दोष क्या है। अगर मान लीजिए कि यह सही आधार था कि भाई तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो सनी देओल को उस पर 2000 करोड़ का मानहानि का केस डाल देना चाहिए कि भाई उसका मान का हानि हुआ है, जब अभी तेरे को तकनीकी ज्ञान नहीं था और तुमने पूरे देश भर में सनी देओल की बदनामी करा दी। वो फिल्म का सुपरस्टार है, कई लोग उसके फॉलोअर है, भाजपा का सांसद है, एक जगह का नुमाइंदगी करता है, उसका प्रतिष्ठा है, उसके सारे क्षेत्र के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि मेरा सांसद बैंक डिफॉल्टर है। मैं अगर सनी देओल का प्रशंसक हूँ, पंप उखाड़ने की कला का मैं
कायल हूं तो मैं कहूंगा नहीं यार ये कैसा कमीना आदमी है, बैंक का लोन लेकर के भाग गया और मैं इस पर ताली बजा रहा हूं। तो यह सनी देओल को तुरंत कर देना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि सनी देओल करेगा नहीं, क्योंकि तकनीकी आधार पर इसलिए हुआ है कि सनी देओल का ये गाना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया वहीं पर दिल छोड़ आया। उसका रिक्रिएशन है कि मैं निकला नोटिस लेके, एक फोन आया और मैं वहीं पर लोन छोड़ आया। वो यही हुआ होगा। तो ये सनी देओल को भी पता है और वो बैंक वाले को पता है, तो ना वो उस पर केस कर सकता है ना वो उस पर केस कर सकता है। लेकिन क्या यह हमारे आम गरीब जन जो 20,000, 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 और 10-5 लाख रुपए के नीचे लेते हैं उनके साथ होता है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि अगर आप पुरानी साइकिल खरीदने के लिए 600 रुपये का लोन लेने जाए बैंक में, जी देखिए एक पुरानी साइकिल बात हुई है, उसने बोला कि मैं 1,000 रुपये में दे दूंगा। मैं बड़ा चिरौरी किया तो 600 रुपये में मान गया, मेरे पास 600 रुपये नहीं, आप लोन दे दीजिए। तो आपको 700 कागज ले आने के लिए बैंक वाला बोल देगा। अब 600 रुपये आपको लोन लेना है और आपको 700 कागज इंतजाम करने में 600 रुपये खर्चा हो जाएगा, तब भी आपको लोन मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप जाके कहिए कि मुझे 6 लाख करोड़ लोन लेना है, बैंक वाला तुरंत बोलेगा कि महाराज आप आ क्यों गए, आप अपने बंगले में जाइए, हम स्वयं वहां आएंगे। तो बोलेगा पेपर, अरे पेपर की कोई जरूरत नहीं है महाराज, आप आए बैंक में लोन लेने के लिए, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, साइन कीजिए। और कितना रुपया इसमें घोटाला करेंगे? बोला कितना कर दें? आप कुछ नहीं करिए, कुछ हमको कर दीजिए, कुछ हमारे बाप को कर दीजिए, कुछ हमारे दादा को कर दीजिए और बाकी सारा घूट जाइए। क्या करना, कौन पूछने वाला है? क्योंकि देश की जनता को तो हमने जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, समुदाय में, जातीय जनगणना में फंसा रखा है। क्योंकि अब तो देश में चर्चा यही हो रही है कि बताइए भाई लालू प्रसाद का बेटा, मुलायम सिंह का बेटा जातीय जनगणना पर अड़े हुए हैं और मोदी जनगणना नहीं करने देता है। बल्कि एक ललन सिंह बेबुद्धि के आदमी है, जनता दल के अध्यक्ष हैं अभी, भगवान ने उनको बुद्धि छोड़ करके बाकी सब ठीक ही बनाया है, देखने में आदमी जैसे ही लगते हैं। उन्होंने कल बयान दिया था कि अगर आप मोदी को बनाएंगे तो बाबा साहब का संविधान पलट देगा, अपना संविधान लाएगा। अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए तो संविधान पलट देगा, ये ललन सिंह से बिहार वाला आदमी पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि ललन सिंह ने इतना पढ़ने नहीं दिया किसी को। क्योंकि बिहार में ललन सिंह जिस पार्टी के साथ समझौता किए हैं, वो आदमी चरवाहा विश्वविद्यालय खोला था और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को आग लगाने वाले का महिमा मंडन कर रहा है। जब से लालू नीतीश की आई है तब से कोई नया विश्वविद्यालय बिहार में नहीं बना है, ना ही कोई नया बड़ा कॉलेज बना हुआ है, तो लोग पढ़ेंगे कहाँ? क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा कि भाई सीआरपीसी, आईपीसी और संविधान में क्या अंतर है और नरेंद्र मोदी क्या बदलने जा रहे हैं। मैं कम से कम बात उठी है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ललन सिंह के बहकाव में अपना जाए। नरेंद्र मोदी बाबा साहब का संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय दंड संहिता 1860 बदलने जा रहे हैं, उसको रिवाइज करके एक दूसरा भारतीय दंड विधान संहिता लाया जा रहा है। चूंकि 1860 की परिस्थिति अलग थी और आज की परिस्थिति अलग थी, इसलिए दंड विधान में कई चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है और कई चीजें हैं जो उसमें जुड़ी नहीं गई है, वो अनुच्छेदों पर और अनुकंपा पर चल रहा है, इसलिए उसको बदला जा रहा है। जो एविडेंस एक्ट था उसके जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया जा रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले जज साहब क्या करते थे कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर फैसला देते थे, क्योंकि वो कहा जाता था कि मोबाइल में रिकॉर्ड है। तो जिस वक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना था उस वक्त तो मोबाइल ही नहीं बना था, तो मोबाइल अधिनियम उसमें ऐड कहां से होता? 1860 में जब कानून बनी थी उस वक्त फोन पर गाली देने का प्रोविजन था नहीं, क्योंकि वहां तो टेलीफोन ही नहीं था, तो मोबाइल फोन कहां से था? तो उन सब चीजों को देख करके एक आईपीसी और भारतीय दंड विधान सीआरपीसी में तब्दीली हो रही है, जिसको बाबा साहब का संविधान करके प्रचारित किया जा रहा है। और हमारे देश में झूठ बोलने, बकवास करने और लोगों को बरगलाने पर किसी तरह का कोई केस नहीं है, इसीलिए ललन सिंह बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश में होने वाला कुछ नहीं है। अब आते हैं बैंक एनपीए पर। मित्रों, बैंक वालों का दो तरफा सोच होता है, गरीब आदमी को सताना और अमीर आदमी के साथ लुटवाना, ये उनका स्लोगन है। और भारत का कोई भी राजनीतिक दल इस पर कानून नहीं ला सकता, क्योंकि इससे उनका घाटा है। क्योंकि बैंक एनपीए जब होती है, जब हमारे बैंक के लुटेरे बैंक लूटते हैं, तो वो हिस्सेदारी अपने अकेले नहीं रखते, वो बाकायदा ईमानदारी से 4 हिस्सों में बंटता है। पहला हिस्सा होता है सत्ताधारी पार्टी के नेता का, दूसरा हिस्सा होता है अधिकारी कर्मचारी का,
तीसरा हिस्सा होता है विपक्ष के नेता और कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े लोग जो इस चीज को उठा सकते हैं, प्रभावशाली हैं। और 54 हिस्सा होता है उस आदमी का जिसने बैंक लोन ले रखा है, लेना चाह रहा है या लेगा, जिसकी नाम का बदनामी होगी। और जब ये 4 वजह का बंदरबाट हो जाता है तो बैंक को दिया कहां से जाएगा, वो डूब जाता है। सरकार कहती है कि अब वो लोग चिल्लाचिल्ली करेंगे, हम और पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष सब एक ही है, बाकी होगा नहीं, और बहुत कुछ होगा तो जज साहब तो ही है स्टेट देने के लिए। तो वो हर तरह से सुरक्षित है, आप पैसा लेके भाग जाइए। और पिछला इतिहास भी ये है कि वो जानते हैं कि बैंक एनपीए में 1952 से लेकर के अब तक किसी को जेल नहीं हुई है, किसी की फांसी नहीं हुई है, किसी का बाल तक नहीं टूटा हुआ है, तो कोई उखाड़ क्या लेगा, तो इसीलिए वो निश्चिंत है। मित्रों, जिस तरह से खालिस्तान का समर्थन करने वाले कनाडा में बैठे हुए आदमियों में से बहुत लोगों का देश के कई भूभागों में दुर्घटना में मौत हो गई, कई लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ गई और कई लोग बाथरूम में फिसल करके मर गए, अगर इस तरह की एक आध मौत बैंक लुटेरों और डिफाल्टरों के साथ हो जाए तो विश्वास मानिए एक मौत हो जाए जहां टीवी पाएगा कि 500 करोड़ लेकर के भागा हुआ फलाना बैंक लुटेरे का बाथरूम में फिसल करके मौत, आया कि जी बैंक लूट करके भागे हुए बैंक लुटेरे का गाड़ी ट्रक से टकराई, विश्वास करिए अगले दिन जो बैंक का सर्वर है वो जाम हो जाएगा, हैंग कर जाएगा। इतने ज्यादा उसमें पैसा डालने वालों की लाइन लग जाएगी कि बैंक का सर्वर हैंग हो जाएगा। जिस तरह से कोई बड़ी सेलिब्रिटी के कार्यक्रम में टिकट लेने के लिए बैंक का सर्वर हैक हो जाता है, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा मैच देखने के लिए इंटरनेट का सर्वर हैक हो जाता है, इतने बैंक लुटेरे टूट करके पैसा जमा करेंगे कि बैंक का सर्वर हैक हो जाएगा, क्योंकि उनको अपने जान का मोह सभी को है। जिएंगे तभी तो और आगे बैंक का पैसा पिएंगे, लेकिन यह होगा नहीं, क्योंकि जब भी कोई बैंक लुटेरा भागता है तो सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों आदमी से पैसे की सेटिंग करके भागता है, मुफ्त में नहीं भागता। और यह जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन बैंक एनपीए बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बैंक लुटवाने के सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं और इसका नुकसान भी आप ही को हो रहा है। आपके पास 70 पैसे से एसएमएस से शुरू हुआ था, अब 30 रुपया तक हो गया। हर आदमी का मोबाइल में एसएमएस फ्री है, आउटगोइंग फ्री है, इनकमिंग फ्री है। एक बार रिचार्ज कराइए तो 3 महीना तक आपका आउटगोइंग फ्री है, अनलिमिटेड कॉल करिए। लेकिन बैंक वाला फोन करने का चार्ज जोड़ता है। एसएमएस फ्री, आप रिचार्ज करा दीजिए तो 100 एसएमएस, 1000 एसएमएस, 500 एसएमएस रोज फ्री है, लेकिन आपसे एसएमएस करने का 75 पैसा चार्ज किया जाता है। और भी कई चीजें हैं जिसका चार्ज होता है। एक बार आप पासबुक प्रिंट करा लीजिएगा किसी और बैंक में तो उसका अलग चार्ज है। अगर आप किसी और बैंक से पैसा निकाल लेंगे तो उसका एक अलग चार्ज है। मतलब अलग अलग चार्ज है, क्योंकि बैंक लुटेरा पैसा लेकर के भागे हैं तो पैसा वसूली कहां से होगी? आपसे होगी, और आप ही से हो रही है। लेकिन आप इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, जातीय जनगणना जरूर होना चाहिए। वोट में मेरे पार्टी की टिकट मेरे जात वाले आदमी को ही मिलना चाहिए, मेरे गांव वाले आदमी को ही मिलना चाहिए। आप उसी में खुश हैं और आपका गांव वाला ही आपका पैसा लूट रहा है। आपको यह देखा नहीं जा रहा या आपको दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप इसी तरह से लूटे जाएंगे। एक दिन बैंक करप्ट हो जाएगा और आप दिवालिया हो जाएंगे, यह जरूर रखेगा, क्योंकि आप ही का पैसा बैंक में है। जो बैंक लूट रहे हैं उनका 1 रुपया बैंक में नहीं है। तो अगर बैंक डूब जाएगा तो आप डूबेंगे, वो नहीं। यह जरूर सोचिएगा। बहुत पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर बैंक लुटेरा बन रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है और आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने सरकार पर दबाव नहीं बनाया कि बैंक लुटेरों को जेल की सजा की कानून बनाया जाए। बैंक लुटेरों को जिस दिन बैंक डिफाल्टर का पहला चेक बाउंस हुआ, दूसरे दिन स्वतः वो जेल चला जाए, कोर्ट में जाने की कोई जरूरत ही ना हो। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे देश में भगवान को गाली दिया जा सकता है, आप पर केस नहीं बनेगा, लेकिन अगर न्यायालय पर आपने कोई प्रश्न उठाया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। इसीलिए कम बोलना, ज्यादा समझने वाली बात समझिए। कई बार अगर कोई बैंक कोई एक्शन लेना चाहती है तो कोर्ट उसको स्टे दे देती है। वो क्यों देती है, किस आधार पर देती है, किस कीमत पर देती है, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी का भाई नहीं हूँ। अंदाज तो मैं जरूर लगा सकता हूँ और मैंने अंदाज लगा लिया है।
कह इसलिए नहीं सकता कि करने कोर्ट से मैं डरता हूँ, मैं डरपोक आदमी हूँ, यह आप कह सकते हैं। लेकिन आप ना डरें और इसको मुहिम बनाएं, इसको मुद्दा बनाएं। जिस तरह से आप आरक्षण जाएगा के साथ हैं और कुछ लोग आरक्षण नहीं जाएगा के साथ हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और कुछ लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना ना हो, कुछ लोग चाहते हैं कि एनसीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बने और कुछ लोग चाहते हैं कि ना बने, कुछ लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आवे, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं आवे। लेकिन हमारे देश में से सभी लोगों को यह चाहना चाहिए कि बैंक घोटाला रुकना चाहिए, बैंक लुटेरों का लूट का माल की छूट नहीं मिलनी चाहिए, तभी जाकर के देश की बैंक मजबूत होगी और आप मजबूत होंगे। ऐसा हो, इस उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रयोग करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।